हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकार एंड आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। मेरे एचएससी क्लास 11 का महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कंटिन्यूएशन जो हो रहा है, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करने वाले। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो चैप्टर है, अब तक हमने उसके बारे में एक बेसिक फंडामेंटल तो सीख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। उसी के साथ साथ 1.1 एक्सरसाइज एंड 1.2 को भी कंप्लीट कर लिया, जो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना एंड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड था। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जरूर है, बट वो कॉन्सेप्ट सारे एक बेसिक फंडामेंटल है, ऐसे एकदम चुटकी भर का कॉन्सेप्ट है जो कि कोई बच्चा भी अगर 2-3 दिन भी दे देता तो आराम से पढ़ लेता। बट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या यहीं पे खत्म हो जाता है? इनफैक्ट अभी से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एज फार एज यूर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट इज कंसर्न्ड, एट द सेम टाइम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड। इसका ये मतलब है कि बच्चों जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वहां से शुरुआत होता है एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडवांस्ड लेवल जो होता है वो। आज एडवांस लेवल जरूर है, बट बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस लेवल का फंडामेंटल सीखने वाले हैं, इसलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखे, ऐसा मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा। आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़ाने वाला हूं, बट बच्चा एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके पहले जो आने वाले फंडामेंटल्स होते हैं वो आप लोग का क्लियर होना चाहिए। ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में फंडामेंटल का काम करने वाला है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। सो डेफिनेटली डू वॉच द सेशन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एर्गेंस डायग्राम। अब ये एर्गेंस डायग्राम अगर आप लोग ने नहीं सुना है तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, मैं तो पढ़ा ही लूंगा, बट अगर आप लोग ने सुना है तो लेट मी हेल्प यू आउट कि एर्गेंस डायग्राम होता क्या है। बट उसके पहले एक यहाँ पे शख्सियत के बारे में हम लोग बात करेंगे। एर्गेंस डायग्राम को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है, तो ऐसे क्यों बोला जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप लोग को एक शख्स दिख रहा होगा, एक इंडिविजुअल, हिज नेम वाज बच्चों जीन रॉबर्ट एर्गेंट करके। ये जो आदमी है बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने रेवोल्यूशनाइज किया कॉम्प्लेक्स नंबर को। कैसे? बड़ा सिंपल है। मैथमेटिक्स में जब इसने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा तो उसने सोचा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, बट क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों मैथमेटिक्स में विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट टू द ग्राफ। इसका मतलब है कि क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? अगर हमने कर दिया तो कितना सारा चीजें और आसान हो सकता है। इस चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया एंड इसके वजह से बच्चों इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया एंड उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आज बोला जाता है उन्हीं के नाम से द एर्गेंस डायग्राम। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो तो वो एर्गेंस डायग्राम होता है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, येट स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं बच्चों एक्चुअल में एर्गेंस डायग्राम होता क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख के देता हूं, बट उसके पहले ग्राफ देख लो। ग्राफ बच्चों अगर हम लोग थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए पॉज करके हमारा 2 साल 3 साल रिवाइंड करते हैं तो आपको सबको पता है बच्चा हमने 2D डायग्राम कैसे बनाया था, 2D प्लेन का डायग्राम कैसे बनाया था। एक हुआ करता था एक्स एक्सिस, एक हुआ करता था वाई एक्सिस, बराबर है। तो सेम चीज मैं यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहां पे एक वर्टिकल एक्सिस है। जहां पे हॉरिजॉन्टल को हम x बोलते थे, वर्टिकल को हम y बोलते थे, ओरिजिन आया करता था एंड मेनी मोर। बट बच्चों अगर मैंने आप लोग को एक सवाल पूछा तो उस सवाल का जवाब देना कि अगर आप लोग को x एक्सिस दिखता था एंड y एक्सिस दिखता था तो x एक्सिस में जो नंबर्स हुआ करते थे राइट साइड में जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर थे, लेफ्ट में नेगेटिव हुआ करते थे, y में ऊपर की तरह पॉजिटिव हुआ करते थे, नीचे की तरह नेगेटिव हुआ करते थे। तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या रैशनल हो या इरेशनल हो या कुछ भी हो, बट अगर आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो सारे नंबर्स जो हुआ करते थे वो सारे नंबर्स रियल नंबर हुआ करते थे। चाहे वो x में लाई करने वाले हो या y में लाई करने वाले हो या कोई क्वाड्रेंट में लाई करने वाले, सारे नंबर्स जो हुआ करते थे वो सारे रियल नंबर्स होते थे। यहाँ पे एर्गेंस डायग्राम में काफी कुछ बदलने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर्स को देखेंगे बच्चों तो मैंने नंबर यहाँ पे जो x में यहाँ पे दिखाया है 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 मैंने लेफ्ट में दिखा दिया, 1 2 3 ऊपर दिखाया एंड -1 -2 सारे नेगेटिव नीचे दिखा दिए। तो जो सारे नंबर्स आपके एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज दी रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब यहां पे लाई करने वाले सारे नंबर्स रियल नंबर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो ये रियल नंबर है, तो जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाया है वो क्या डिनोट करता है? बड़ा सिंपल है। अगर आप लोग को लगता है वो 1 2 3 4 5 है तो एक्चुअल में वो 1 2 3 4 5 नहीं है। दैट पर्टिकुलर एक्सिस विल बी कॉल्ड एज द इमेजिनरी एक्सिस।
मतलब इन अदर वर्ड्स हम लोग अगर बात करने जाएंगे तो आपको वो जो पॉजिटिव 1 दिख रहा है वो 1 नहीं है, बेसिकली इट इज 1 विद द आयोटा। तो वो सारे नंबर्स जो है वो एक्चुअल में इमेजिनरी पार्ट है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो इमेजिनरी एक्सिस में हम 1 2 3 4 लिखते हैं वो एक्चुअल में इमेजिनरी पार्ट्स है। 1 2 3 4 5 -1 -1 2 3 4 5। तो आप लोग ने देखा एर्गेंस डायग्राम में क्या हो रहा है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द एक्सिस विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स जो रियल है, एंड जो इमेजिनरी एक्सिस दिख रहा है उसमें सारे नंबर्स जो है वो इमेजिनरी है। समझ में आ गया? द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, इसी को तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। चलो अभी समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छी तरह से। यहां पे एक पॉइंट दिख रहा है बच्चों आप लोग को, तो पॉइंट यहां पे अगर मैंने पूछा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओगे तो आप बोलोगे क्या, इसमें क्या डिफिकल्ट है, एक्स की तरफ से 1 से जा रहा है एंड वाई की तरफ से 2 है, मतलब जाहिर सी बात है ये पॉइंट P1, 2 है। बट बच्चों आपको पता है ये जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा है 1, 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, देखो 1 जो है वो रियल है इसलिए वो 1 ही रहेगा, एंड जो 2 है बच्चा वो पॉजिटिव 2 है तो वो +2 आयोटा रहेगा। मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दिस पर्टिकुलर पॉइंट कुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज 1 + 2 आयोटा। वेरी सिंपल। क्यों 1? बिकॉज वो रियल है, रियल एक्सिस में लाई करने वाला रियल नंबर होता है 1, एंड उसके बाद में जो 2 है बच्चा वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने की वजह से उसके पास आयोटा आएगा, साइन दोनों के पॉजिटिव थे इसलिए 1 + 2 आयोटा होगा। एज सिंपल एज दैट। एंड इसी हिसाब से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका वाइस वर्सा भी आप लोग कर सकते थे बच्चा। 1 + 2 आयोटा को देख ले तो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, जाहिर सी बात है रियल एक्सिस से 1 में जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस में 2 में जाएगा, तो 1, 2 विल बी द पॉइंट। एज सिंपल एज दैट। इसी हिसाब से और एक पॉइंट देखो बच्चों, यहां पे अगर मैंने ये बोला ये क्या है तो आप बोलोगे ये पॉइंट है -3, -2। तो हाउ वुड यू रिप्रेजेंट दिस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर? वेरी सिंपल। पहली बात -3 रियल पार्ट है एंड -2 इमेजिनरी पार्ट है, तो यहां पे इसको लिखा जा सकता है -3 -2 आयोटा, बिकॉज दोनों भी नेगेटिव होने के वजह से। इस हिसाब से बच्चों आप लोग कोई भी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में लाई करने वाला हो, इमेजिनरी एक्सिस में लाई करने वाला हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एनी क्वाड्रेंट, यहां पे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। है ना बच्चा? एकदम बढ़िया सा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे द एर्गेंस डायग्राम है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इससे रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा डीपली और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को एर्गेंस डायग्राम, कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में समझ में आ चुका है, तो हमारा आज का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज द मॉड्यूलस ऑफ जेड। आई होप सभी लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ जेड ये नाम अब तक तो सुना होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी बोलते हैं, MOD, मॉड ऑफ जेड। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले बता देता हूं। If z is equal to a plus iota b is a complex number, then the modulus of z is already, मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो डिनोट किया जा सकता है बाय z को 2 वर्टिकल लाइन मार दो, इट इज ऑल्सो डिनोटेड दैट वे, या फिर हम इसको r करके भी बोलते हैं। एक्चुअली r मतलब रेडियस होता है, सर्क्यूलर देखेंगे तो, बट हम यहाँ पे उसके बारे में डीप में नहीं पढ़ते। यहाँ पे मॉड ऑफ z कुड बी रिप्रेजेंटेड एज z के यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन मारो, नहीं तो R यहां पे लिख सकते हो। सो दीज आर द 2 इंडिकेशंस। बट ये कैसे सॉल्व करने का है मैं आप लोग को बता देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b में आप लोग को a एंड b दिख रहा है बच्चा, उसका a स्क्वायर और b स्क्वायर का एडिशन करके स्क्वायर रूट निकालोगे ना बच्चा, तो आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो मॉड z मिलेगा। अब जरा सोचो बच्चा, ब्रेन टाइम है कि क्यों ऐसा हुआ, जरा सोच सकते हो। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूंगा, बट समझ में आया रहेगा तो बेस्ट है। एट द सेम टाइम बच्चों, अगर आप लोग ने एक प्री रिक्विजिट ऑफ 11th स्टैंडर्ड का, मैंने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक वीडियो डाला था बच्चा आप सभी लोगों के लिए, जहां पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पूरा डिटेल में सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहला उसको देखे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा, वो अच्छी तरह से समझ जाओगे तो ये सारे चीजें बड़ा सिंपल लगेगा। तो z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आर्गुमेंट ऑफ z के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब क्या होता है बच्चा? आर्गुमेंट को एक और नाम है दैट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो ये दोनों वर्ड अगर आप लोग को सुनने को मिला कभी, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, दोनों का मतलब सेम होता है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे
the angle made by the complex number with the positive direction of x-axis is called as the argument of z or the amplitude of z and it is always denoted by theta. Very simple. तो यहाँ पे अगर आप लोग को इसका डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप लोग को सारा चीजें यहाँ पे ग्राफिकली बता दूंगा, दोनों मॉड्यूलस एज वेल एज आर्गुमेंट ऑफ जेड, दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। ग्राफ को ध्यान से देखना। चलो ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले ये रहा मेरा रियल एक्सिस, ये रहा मेरा इमेजिनरी एक्सिस, द सेम इट इज गोइंग ऑन, ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ पे सारे पॉइंट्स है। तो मैंने सारे पॉइंट्स दिखाए नहीं अभी क्योंकि वो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चा, मान के चलो, कैन यू सी अ पॉइंट ओवर हियर, वो कुछ भी पॉइंट हो सकता है एंड मैंने उस पॉइंट को बोल दिया पी ए कॉमा बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। अब यहां पे देखो बच्चा, आप लोग को तो ये पी ए कॉमा बी तो मिल गया, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। अभी हम लोग यहां पे ना बच्चा कुछ और चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने ओरिजिन से डायरेक्टली उस पॉइंट को एक लाइन मार दिया तो जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चों, यहां पे मैंने ओरिजिन से डायरेक्ट उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने की कोशिश की, तो वो जो डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है ना बच्चा, वही होने वाला है आप लोग का मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि R से डिनोट किया जाता है या फिर मॉड ऑफ Z जिसको हम बोलते हैं। बट उसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चा कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो कैसे आया, अगर आप लोग को नहीं पता चला मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो। आप लोग को मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हुआ दिख रहा होगा बच्चा पीएम करके। अभी आप लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा पीएमओ करके। अब पीएमओ में राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं जो ओएम करके है, दैट उसका जो डिस्टेंस है वो ए है, बिकॉज वो एक्स पे लाई कर रहा है एंड हमारा कोऑर्डिनेट ए देखे रखा है। पीएम में जो आप लोग का जो पी से लेकर एम का डिस्टेंस है वो बी है, बिकॉज दैट्स गिवन बी करके दिखा है। अगर मैंने आप लोग को सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि यहां पे देखो मॉड ऑफ जेड जो कि डिस्टेंस है, जो मैंने ऑरेंज कलर में दिखाया, आपको नहीं लगता वो तो एक हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है यहाँ पे? एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम में सीखा था बच्चा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। तो यहाँ पे बच्चा अदर वर्ड्स में अगर हम बोलने जाएंगे तो हमने जो मॉड्यूलस ऑफ जेड निकाला है जो कि आर है, दैट इज नथिंग बट एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाला है, वेयर ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ द अदर साइड्स है बच्चा, वो है उस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का। वेरी सिंपल। एंड इस हिसाब से ये वैल्यू एक फॉर्मूला बन चुका है। होपफुली आप लोग को लॉजिक भी समझ में आ गया इसका। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया द ऑरेंज कलर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर। तो मॉड्यूलस तो समझ में आ गया, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। अब समझने की कोशिश करते हैं द आर्गुमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर जेड, या फिर जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसको कैसे करें। तो सिंपल है बच्चा, जो मैंने लाइन बना दिया, जो आर्गुमेंट यहाँ पे मॉड्यूलस था बच्चा, जो मॉड्यूलस यहाँ पे था, उस मॉड्यूलस ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस की नहीं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाया है बच्चा। ये जो आप लोग को यहाँ पे z दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर का लाइन दिख रहा है, वो मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाता है, उस पर्टिकुलर एंगल को बोला जाता है बच्चों द आर्गुमेंट या फिर द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकता हूं। थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्ग करके लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप भी उतना लिख सकते हैं, नहीं तो थीटा लिख सकते हो। अब आप लोग सोच में पड़ रहे होगे कि ये थीटा निकाला कैसे जाए। बड़ा सिंपल है। अब मैं आप लोग को 3 फॉर्मूला लिख के देने वाला हूं। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रटो मत, समझो, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। अगर मैंने आप लोग को पूछा बच्चा यहाँ पे cos थीटा मतलब क्या, तो cos थीटा का फॉर्मूला था क्या बच्चा, इट इज ऑलवेज एडजेसेंट साइड अपॉन दी हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड यहाँ पे a है, क्योंकि थीटा का एडजेसेंट a है, तो इट विल बिकम a अपॉन दी हाइपोटेन्यूज। एंड हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है बच्चा, मॉड ऑफ जेड भी लिख सकते थे बट हम r लिखेंगे। तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r हो गया। ध्यान से सुनो, अगर cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r होता है तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू इक्वल्स टू r cos थीटा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है बच्चा, दैट द हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू r cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू r cos थीटा। वेरी सिंपल।
ये बात आपको याद रखनी है, समझनी है। उसी के साथ बच्चों अगर मैंने साइन थीटा निकालने को बोला होता तो क्या करते? तो साइन थीटा इज बेसिकली ऑपोजिट साइड मतलब b अपॉन दी हाइपोटेन्यूज मतलब अपॉन r। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन r हो रहा है तो b का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों? बड़ा सिंपल है, तो b विल बिकम, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसका मतलब है द वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है बच्चा हमेशा b, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू r साइन थीटा। तो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बार बार आगे जाके ये सारी चीजें आने वाली है, तो आपको तभी लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है, अभी लॉजिक को अच्छी तरह से समझ लो। एट द सेम टाइम बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो tan थीटा भी तो निकाला जा सकता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन दी एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड यहां पे b है अपॉन एडजेसेंट साइड यहां पे a है, तो tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सर खुजा रहे होंगे, आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, साइन थीटा निकाला a का वैल्यू मिला, कॉस थीटा निकाला, सॉरी साइन थीटा निकाला b का वैल्यू मिला, कॉस थीटा निकाला तो a का वैल्यू मिला। सर थीटा का वैल्यू किधर है? थीटा का, अब अगर किसी ने मुझे पूछा कि फाइंड आउट द आर्गुमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालो, थीटा निकालो, तो मैं कैसे निकालू? इसके लिए ना बच्चों अगर मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं बता सकता अभी, बिकॉज इसके आगे का जो चैप्टर आने वाला है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, उसमें आप डिटेल में सारी चीजें पढ़ोगे। अब मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि अगर tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a होता है तो थीटा कितना होता है मालूम है बच्चा? थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस वन, मतलब अगर tan थीटा b अपॉन a होता है तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए वो tan उधर, अगर मतलब ऐसा जाता नहीं है बट आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूं कि tan को अगर मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो इट बिकम्स tan इनवर्स। नाउ व्हाट इज दिस tan इनवर्स? ये होता क्या है ये आगे आगे जाके आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लेना कि थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। वेरी सिंपल। ये तीनों फॉर्मूला नोट डाउन किया होगा आई होप सभी लोगों ने। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सीख लिया, मॉड्यूलस भी सीख लिया, अब थोड़े से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों यहाँ पे अभी मैंने मॉड्यूलस सिखा दिया आप लोगों को एंड आर्गुमेंट सिखा दिया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, प्लीज यहाँ पे फोकस करके सुनना। जो प्रॉपर्टीज में अभी पढ़ाने वाला हूं, आप कहीं पे भी जाओ, कौन सा भी यूट्यूब चैनल में देखो तो आपको पता चलेगा कि जेई जो पढ़ा रहे टीचर वो इन सारे फॉर्म्यूलेज, इन सारे प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा जोर देते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस जेई में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो आते हैं ये इन्हीं प्रॉपर्टीज में से आते हैं, ये मैंने देखा है, ये सभी लोगों को पता है। सो व्हाटएवर द प्रॉपर्टीज आई एम गोइंग टू गिव ओवर हियर, आप लोग इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हो, कुछ भी करते हो, मैं तो बोलता हूं मत करो। इससे बेस्ट है कि आप इस सारे फॉर्मूले को अच्छी तरह से लॉजिकली फील करो, समझो, टाइम दो, अंडरस्टैंड करो एंड देन ही आगे बढ़ो, बिकॉज फंडामेंटल इज द की। तो यहां पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिख के दे रहा हूं बच्चा, इन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करना। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। वो जो आप लोग को दो लाइन दिख रहा है वो इफ एंड ओनली इफ है। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। मतलब आपका मॉड ऑफ z तभी ही 0 बनेगा जब आपका z का वैल्यू 0 होगा, तो अदरवाइज मॉड ऑफ z कभी 0 नहीं हो सकता। पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चा इंटरेस्टिंग है कि आप z का मॉड लो या माइनस z का मॉड लो या z का कॉन्जुगेट, z बार मतलब z का कॉन्जुगेट होता है, z कॉन्जुगेट का बार लो मतलब मॉड्यूलस लो, या फिर माइनस करके z कॉन्जुगेट जो आप लोग को दिख रहा है उसका भी अगर आप मॉड्यूलस लोगे, सारों का सारों जो आंसर है सेम ही होता है। इज दैट क्लियर? z माइनस z कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, सबका अगर आप मॉड्यूलस लोगे फाइनली आंसर तो सेम ही मिलना है। वेरी सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसका ये क्या मालूम है कि अगर आप z का मॉड्यूलस लेते हो तो z का मॉड्यूलस लेकर उसको नेगेटिव साइन डालते हो एंड z का मॉड्यूलस लेकर उसको पॉजिटिव साइन डालते हो, तो z का नेगेटिव आंसर जो आप लोग को मिला मॉड्यूलस का वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ z से या तो छोटा होगा नहीं तो इक्वल होगा, एंड जो पॉजिटिव मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है वो हमेशा या तो रियल पार्ट ऑफ z से बड़ा होगा नहीं तो इक्वल होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते। कोई भी एक अपना व्हाट डू वी कॉल इट एज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना, उसको मॉड्यूलस निकालना, उसको नेगेटिव नंबर डाल के एक देख लेना, एक पॉजिटिव करके देख लेना एंड फिर रियल पार्ट लिखना उसका। देख सकते हो आप लोग हमेशा रियल पार्ट जो होता है या तो वो नेगेटिव वाले से बड़ा होगा नहीं तो इक्वल हो सकता है, एंड पॉजिटिव वाले से या तो छोटा या फिर इक्वल हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में ही रेंज में लाई करता है। सेम हैपेंस विद द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एज वेल। वो भी आप एग्जांपल ट्राई करके देख सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, 3 + 4 आयोटा
2 + 5 आयोटा, कुछ भी ले लो, आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये प्रॉपर्टी को मार्क करना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिस वन इज कि अगर आपने z को z बार के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। a + आयोटा b को a - आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा a² + b² एंड a² + b² तो मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर ही है, अंडर रूट ऑफ a² + b² का स्क्वायर करो, a² + b² ही मिलेगा, ट्राई करके देख सकते हो। इसका मैं आप लोग को वेरिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा, डोंट वरी। यहां पे बच्चा फिफ्थ है, मॉड्यूलस ऑफ z1 into z2 इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2। मतलब बच्चों अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करके मॉड निकालते हैं या फिर हम सेपरेटली मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। नेक्स्ट है बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम डिवाइड भी करते हैं कि डिवीजन ऑफ z1 अपॉन z2 इज ऑलवेज इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय z2 का मॉड्यूलस अलग अलग से, तो ये भी प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ बड़ी एक बात है कि z2 का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय 0। यहाँ पे बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर मैं z1 और z2 का एडिशन करके मॉड निकालूं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है, आप एग्जांपल ट्राई करके देख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 इज ऑलवेज या तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं तो छोटा भी हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार हमेशा मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2 ही आ जाए, इट कुड बी इक्वल और इट विल ऑलवेज बी लेसर, इट कैन नेवर बी ग्रेटर एंड इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, ये बात समझ लो। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये है हमारा 8th प्रॉपर्टी, z1 + z2 का अगर मैं मॉड करके स्क्वायर निकालूं, तो उसका वैल्यू जो होता है दैट इज मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 का बार जो कॉन्जुगेट है उसका मल्टीप्लिकेशन का रियल पार्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला थोड़ा खटकता है सभी लोगों को, बट ये फॉर्मूला प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगा। लॉजिकली थोड़ा सा खटकता है, ये पार्ट थोड़ा डेंजरस है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसको रटते हैं, बट आप एग्जाम्पल से ट्राई करो। इसी के साथ अगर हम देखेंगे बच्चा, तो सेम टू सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने 8th वाला लिया है, तो 9th में भी सेम है कि z1 - z2 का मॉड का स्क्वायर निकालेंगे, तो z1² और z2² का मॉड तो सेम रहेगा, बट माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट। सिंपल है। अगर हम देखेंगे बच्चा द 10th प्रॉपर्टी, तो 10th प्रॉपर्टी टेंशन लेने जैसा नहीं है। 10th प्रॉपर्टी इज द रिजल्टेंट ऑफ 8th प्रॉपर्टी और 9th प्रॉपर्टी का एडिशन। आप देख सकते हो बच्चा 8th प्रॉपर्टी z1 + z2 बार का जो स्क्वायर था, बार नहीं, आई एम सॉरी, मॉड का, एंड z1 - z2 का जो मॉड का स्क्वायर है, उन दोनों को अगर ऐड करता तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स रियल पार्ट एंड -2 टाइम्स रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा बच्चा क्या, z1² और z1² 2 टाइम्स z1² होगा एंड z2² मॉड 2 टाइम्स z2² हो जाएगा। तो दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ 8th एंड 9th प्रॉपर्टी, तो उसका टेंशन तो है ही नहीं। स्टार्टिंग के जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझ लेना, ये हर जगह पे यूज होने वाला है। टेक योर टाइम डूइंग दिस। अब मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के बारे में सिखाया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स एज वेल। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसमें कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी थोड़े से कम है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है बच्चा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इज नॉट इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय आर्गुमेंट ऑफ z2। ये मॉड्यूलस में हुआ था, यहां पे ऐसा नहीं होता है। जब आर्गुमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 होता है, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ऐसा सेम टू सेम प्रॉपर्टी कहीं और देखा है क्या बच्चों आप लोगों ने? अगर पढ़ा है तो पता है। चलो आप लोग को सस्पेंस नहीं रखता, कमेंट्स में लिखने को नहीं बोलता, मैं ही बता देता हूं। आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी आपको लॉग में भी दिखेगा। लॉग ऑफ a into b इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अगर किसी बच्चे ने अब तक लॉगरिथम के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, मैं उसके ऊपर कभी ना कभी सेशन बना दूंगा, बट लॉगरिथम का प्रॉपर्टी आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मिलता है। तो सिमिलरली बच्चों, अगर मैंने आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 पूछा होता तो अब तक तो आपने आंसर दे भी दिया होगा, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस द आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन, बिकॉज डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपल थिंग। अगर हम बात करेंगे बच्चा, आर्गुमेंट ऑफ z लूंगा एंड आर्गुमेंट ऑफ z डैश लूंगा, z बार लूंगा, एंड इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं ना बच्चा, तो मुझे हमेशा 0 मिलेगा।
दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बच्चों, ट्राई करके देखो। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना एंड उसके साथ उसका कॉन्जुगेट लेना, दोनों का आर्गुमेंट निकालने की कोशिश करना, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a से दोनों को ऐड करके देखो, जीरो मिलेगा। ये चीजें सिर्फ आर्गुमेंट ऑफ एडिशन मतलब z और z बार का एडिशन के साथ नहीं तो मल्टीप्लीकेशन में भी लागू होता है। तो दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखा है कि आर्गुमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं कॉन्जुगेट के साथ, तो भी मुझे वहां पे जीरो ही मिलेगा। सो बोथ द थिंग्स होल्ड ट्रू बोथ फॉर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। यहां पे बच्चा फोर्थ वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर्गुमेंट ऑफ z बार जो होता है कॉन्जुगेट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जो z का कॉन्जुगेट है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ रहा है बच्चों, आप लोग देख रहे हो, आपको नहीं लगता थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी एक्चुअल में सेम है कि आर्गुमेंट ऑफ z और आर्गुमेंट ऑफ z बार जो अगर इज इक्वल टू जीरो है तो जाहिर सी बात है आर्गुमेंट ऑफ z बार और आर्गुमेंट ऑफ z एक दूसरे का नेगेटिव ही होंगे, बराबर है। तो आर्गुमेंट ऑफ z बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन z। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको माइनस आर्गुमेंट ऑफ z मिलता है तो यू कैन उसको पॉजिटिव करना रहेगा तो आपको z का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन z। इस चीज को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है बच्चों, बट आप इवेंचुअली सीख जाओगे। इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो देन z इज रियल। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। आर्गुमेंट ऑफ z इज जीरो तो इसका ये मतलब होता है कि z हमेशा आपका रियल होगा, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा जीरो होगा। इसका कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं लेट मी हेल्प यू आउट बच्चा। आर्गुमेंट ऑफ z जीरो है मतलब द पॉजिटिव एंगल जो बना है बच्चा, आपका जो एंगल बना है वही जीरो है। अब मुझे बताओ बच्चा, अगर आपका एंगल ही नहीं बना, आर्गुमेंट ही जीरो है, मतलब इसका मतलब है कि ये भाई अपना एक्स एक्सिस मतलब जो रियल एक्सिस है उसी के ऊपर लाई कर रहा है, एंड रियल एक्सिस के ऊपर राय कर रहा है। मतलब इसका मतलब बताओ बच्चों, आप लोगों को जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसके पास कोई इमेजिनरी नंबर होगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये जो एंगल है वो बना ही नहीं ऊपर, जीरो में ही है। सो इट इज लाइंग एंटायरली ऑन द रियल एक्सिस, एंड कोई भी चीज एंटायरली ऑन द रियल एक्सिस करता है तो उसका आंसर रियल ही होगा। इसलिए अगर आर्गुमेंट ऑफ z अगर आपको जीरो मिलता है तो समझ जाने का कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पास कोई इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, वो प्योरली रियल है, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है गाइज? तो इतना सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है आप लोग को, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स भी पढ़ लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बोला था आज मैं आप लोग को सारे इंफॉर्मेशंस देने वाला हूं जो आपको एक्सरसाइज 1.3 के लिए भी काम आएगा, एट द सेम टाइम आपके आगे के फ्यूचर के जो आप लोग पढ़ाई करने वाले उसके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, गोइंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट वन। अभी हम लोग ने z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b करके जो पढ़ा था बच्चा, वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नॉर्मल फॉर्म था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अभी हम लोग नॉर्मल फॉर्म के साथ और दो फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। पहला फॉर्म को बोला जाता है द पोलर फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोला जाता है बच्चा द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये सब क्या होता है समझाने की कोशिश करता हूं। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आप लोग इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, वीडियो पॉज करके। आई होप सभी लोगों को ये डायग्राम समझ में आ चुका है, फिगर समझा है कि जो हमने वहां पे पढ़ा था वही मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। सारी चीजें प्रेजेंट है बच्चों, पॉइंट a, b है, मॉड ऑफ z दिया है, आर्गुमेंट ऑफ z दिया है, सारी चीजें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म के बारे में अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बोला है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ो, फिर आप लोग को पोलर फॉर्म के बारे में समझ में आ जाएगा। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले लेट मी हेल्प यू आउट। मैंने अभी आप लोग को बताया था बच्चा a का वैल्यू क्या था। a का वैल्यू था बच्चों r cos थीटा, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? एट द सेम टाइम अगर मैंने आप लोग को पूछा था कि b का वैल्यू क्या था तो आपने बोला था b इज इक्वल टू r sin थीटा। वेरी सिंपल है। अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है बच्चा, जब आप लोग को r cos थीटा और r sin थीटा मिला है, हमारा जो नॉर्मल फॉर्म जो होता है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b करके, जो हमारा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा से लिखा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं सिंपली वो a का वैल्यू जो मिला है एंड b का वैल्यू जो मिला है उन दोनों को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब यह है कि बच्चों a की जगह पे आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा तो वैसे ही रहेगा एंड b के जगह पे आएगा r sin थीटा, मतलब आयोटा r sin थीटा हो गया। अगर आप इसको दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों के पास r कॉमन है, तो अगर मैंने r को कॉमन ले लिया तो z इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इसी चीज को बोला जाता है बच्चों द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिखा था वो तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा था। अब जो हमने पोलर फॉर्म लिखा है बच्चों उसको कुछ इस हिसाब से लिखा जाता है कि z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
आपके मन में अगर एक सवाल उठ रहा है कि सर इतना इजी z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b था तो ये फॉर्मूला क्यों? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि बच्चों आप लोग के पास a का वैल्यू नहीं है एंड b का वैल्यू नहीं है। अगर आप लोग को उन्होंने a b का वैल्यू ना देकर अगर उन्होंने आप लोग को आर्गुमेंट का वैल्यू दिया है एंड उसके साथ अगर आप लोग को उन्होंने मॉड्यूलस का वैल्यू दिया है तो क्या आप a प्लस आयोटा b यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको ये फॉर्मूला बड़ा इजी पड़ेगा z का वैल्यू निकालने के लिए एंड दैट इज द मेन रीजन इट इज कॉल्ड एज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इंपॉर्टेंट। नोट डाउन करना। अब पोलर फॉर्म समझ में आ गया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझना बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, 2 मिनट में समझ जाओगे। बट हाँ, यहां पे मैं एक फॉर्मूला भी बताने वाला हूं बच्चा। ये जो फॉर्मूला है मैं अनफॉर्चुनेटली आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो, e टू द पावर आई थीटा, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है किसी का पावर होता है रेज टू द पावर, उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। e टू द पावर आयोटा थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कहां से आ गया फॉर्मूला? अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे बच्चा तो एक चैप्टर आने वाला है आगे जाकर, उसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज करके। आपके टेक्स्ट बुक में है, सेकंड चैप्टर है इसके बाद ही। उसमें ना बच्चा इसका प्रूफ एक टाइम पे मैं आपको बता सकता हूं, अभी फिलहाल के लिए नहीं बता सकता बच्चा, बिकॉज ये एक सीरीज है। ये सीरीज में आता है बच्चा। इसका फॉर्मूला, इसका प्रूफ जो है आप लोग को कहीं पे मिल जाएगा, यहां पे नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा खाली फुकट का। अभी समझ जाना बच्चा कि विदाउट प्रूफ मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आगे जाके काम आएगा। e टू द पावर आई थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बट हम लोग ने पोलर फॉर्म सीखा था बच्चा। पोलर फॉर्म क्या था? z इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बट बच्चों अगर आप लोग ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वो ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, उसका फॉर्मूला तो मैंने अभी अभी बताया, दैट इज e टू द पावर आई थीटा। तो उसके जगह पे डाल दो e टू द पावर आई थीटा। इसका मतलब है बच्चों कि अगर मैं z को ऐसे लिख लूं, z इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आई थीटा, वेयर e इज द एक्सपोनेंट, तो बच्चा जो फॉर्मूला आपको मिला है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी ने अगर आप लोग से पूछा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है भाई, ये बोल देने का z इज इक्वल टू e टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आई थीटा, जहां पे r मतलब मॉड्यूलस होता है, थीटा मतलब आर्गुमेंट होता है। सिंपल है। तो आयोटा क्या होता है सबको पता है, बट ई क्या होगा? ई के जगह पे क्या डालना है? फिलहाल के लिए कुछ मत डालो, ई का वैल्यू ई ही रहने दो। आगे जाकर आप 2.71 वो सारी चीजें सीख जाओगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, ई के जगह पे आपको ई ही रखना है। दिस इज द फॉर्म दैट आई प्रेजेंटेड टू यू, आर एंड थीटा का वैल्यू डाल के आना है, बस आगे जाके सीख जाओगे। सो दिस इज हाउ बच्चा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। होपफुली आप सभी लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। आप लोगों को थोड़ी सी बात जो खटकेगी वो है प्रॉपर्टीज, तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, समझने की कोशिश करना, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल लेकर समझना, तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्मूला को कम टाइम देते हैं समझने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इसमें ही ज्यादा टाइम दे दिया तो हम लॉजिक अगर बाजू में रख के रट्टा मारेंगे तो हम लोग को सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। गिव मोर टाइम टू द लॉजिक एंड फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड, आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूं मैं। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। इस चीज को अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैं 1.3 एक्सरसाइज को पूरी तरह से ऑल एकदम पूरा का पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक द फ्रेगमेंटेशंस एनीमोर। पूरा सारी चीजें उसी में कवर हो जाएंगी, बट सारा चीज को समझने के लिए आपको ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आप लोग को जेन्युइनली पसंद आया होगा बच्चा, डू कंसीडर लाइकिंग दिस वीडियो, एट द सेम टाइम शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।